करने जा रहे हैं फाउंडेशन पेपर का एक्सप्लेनेशन। तो इसमें सबसे पहले जो है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बोला गया है कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। तो देखिए, जब आप एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं या एक मोल जब एटम होता है उसके जो मास होता है ग्राम में, उसी को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है, ठीक है। तो लिमिटिंग रीजेंट का मतलब होता है कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी रिएक्टेंट जो हो जाए वो टोटली कंज्यूम्ड हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके के रिएक्टेंट को हम लोग लिमिटिंग रीजेंट बोलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, तो देखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर देयर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपके पास क्या है, 100 मिलीलीटर जो है 0.2 N क्या है, H2SO4 है। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसको जब भी आपको निकालना है तो इसको निकालने के लिए आपको ये फार्मूला यूज कर लेना है, ठीक है। कौन सा फार्मूला, मोल इक्वल्स टू आपका होता है N इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर डिवाइडेड बाई N फैक्टर। और ये वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0.02। इसको सॉल्व कर लो, 100 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। और नीचे H2SO4 का N फैक्टर 2 होता है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगा 1 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब मोल ये आ गया, अब इसको मॉलिक्यूल्स में बदल दो। तो मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो आप इसको सॉल्व कर लो, मोल का वैल्यू कितना है 10⁻³ इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। सॉल्व कर लीजिए, 6.02 इंटू 10⁻20। तो इस तरीके से आपका ये वैल्यू सही है। नेक्स्ट जो है उसमें आपको दिया गया है कि आपके पास एक रिएक्शन है, ठीक है। वो रिएक्शंस के बारे में आपको बताना है, ठीक है। आपके पास है 4NH3 है और आपके पास है 5O2 है और ये दे रहा है क्या, NO, और ये क्या दे रहा है 6H2SO4। तो अगर आप चेक करोगे तो ये रिएक्शंस क्या होगा, ये रिएक्शंस आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और रिडक्स रिएक्शन होगा। तो ये 1 और 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो है उसमें आपके पास क्या है, जिंक है, और जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ। जिंक आपको किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये ZnCl2 बना रहा है और प्लस H2 बना रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जिंक जो है यहाँ से +2 में जा रहा है। किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, 0 से। तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। और यहाँ HCl जो है आपका, और HCl जो है यहाँ पे देखिए +1 से, और ये 0 में जा रहा है। तो इसका यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो Zn यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और HCl यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। नेक्स्ट है आपको कि सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, सुपर ऑक्साइड बनाने के लिए साइज क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। सुपर ऑक्साइड बनाने के लिए साइज क्या होना चाहिए, जो भी अल्कली मेटल साइज होता है उसका लार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे पोटेशियम Cgm जो होता है वो सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो इस ऑप्शन में आपके पास पोटेशियम है, तो पोटेशियम करेक्ट आंसर। एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में आप देखिएगा, फोटोसिंथेसिस में इसका यूज होता है, कंबशन में भी यूज होता है, साथ ही साथ आप गैल्वेनिक सेल ये सब है इसमें भी इसका यूज होता है। अब आपके पास दे रहा है कि अगर आपके पास मान लीजिए बेंजीन है, और ये जो बेंजीन है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। तो ये आपको बनाता है क्या, ये आपको बनाता है
बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, और यहाँ से पानी बाहर निकलता है। तो ये जो होता है ये पहले आपको एक बनाता है इलेक्ट्रोफाइल SO3, तो ये इलेक्ट्रोफाइल SO3 यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है C डबल बॉन्ड C जो होता है वो रोटेशन को हिंडर करता है। क्यों? तो देखिए यहाँ जो पाई बॉन्ड होता है वो लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है, और यही लैटरल ओवरलैपिंग जो होता है वो आपको रोटेशन को क्या करता है जी, हिंडर करता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आपके पास ऐसा है और ये ऐसा है, तो ये ऊपर नीचे दोनों साइड से क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है, इसलिए यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो चलिए हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6:12 है, 1:6 है, इसका कॉमन रेशियो निकाल लो, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 1:2:1, तो ठीक है, ये आपका CH2O। यहाँ पे देखिए इसका 2:4 है, इसका कॉमन रेशियो अगर निकाल लीजिए तो आएगा 1:2, तो ये आपका आंसर। आपके पास क्या है जी, आपके पास ये मॉलिक्यूल्स है, और ये मॉलिक्यूल जो होता है 1 मोल में होता है। तो आपको बोला है कि इसका NTP पे वॉल्यूम निकालिए, ठीक है। तो देखिए मोल इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, मोल इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम एट NTP डिवाइडेड बाई मोलार वॉल्यूम। अब देखिए ये जो होता है ये 1 मोल के इक्वल होता है, तो कैसे निकलता है, तो अगर आप पार्टिकल दिया है तो 6.02 इंटू 10⁻23 करिए और डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23 करिए, तो मोल कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये आपका हो गया 1 मोल। तो वॉल्यूम निकाल लो यहाँ से, तो ये वैल्यू आ जाएगा 22.4 लीटर। अब देखिए आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोटॉप में क्या होता है जी, जेड सेम होता है, एक ही, यहाँ पे आप याद रखिएगा, एक ही एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम होते हैं जिसके जेड क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इस तरीके के जो केस होते हैं उसको आइसोटॉप्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, ऐसे आप लिख सकते हैं 1 1 2 एंड 1 3। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है, देखिए ऐसे स्पीसीज होते हैं, ये एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको हम लोग बोलते हैं। डी ऑर्बिटल के आपको स्ट्रक्चर्स बताने हैं, तो देखिए डी ऑर्बिटल्स 5, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और इस कौन कौन होते हैं, DXY, DZY, DZX, DX² माइनस Y² एंड DZ²। तो ये आपका नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है किस पे, साइज पे, और डिपेंड करता है किसके, जेड इफेक्टिव के, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पीरियड में मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साथ ही साथ साइज क्या होता है जी, घटता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होता है। जबकि ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो जेड इफेक्टिव यहाँ पे डोमिनेंट नहीं होता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है, इसलिए EN की वैल्यू क्या हो जाता है, जो डिक्रीज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है लिविस स्ट्रक्चर लिखने के लिए, तो देखिए सोडियम का यहाँ पे जब भी लिखोगे तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिख दोगे। कैल्शियम का देखो, तो कैल्शियम का लिखोगे तो इसके ऐसे लिखोगे। बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जेनॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तरीके से आप उसको लिख के दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हीलियम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसके बारे में बोला गया है। तो देखिए इसको आपको बनाना, तो हीलियम का जो होता है अगर मॉलिक्यूल देखोगे तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू किसके देखोगे, MOT के थ्योरी देखोगे, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आप निकाल लो, तो एंटी बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2 0 हो गया। अब जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। स्पॉन्टेनियस देखिए वैसा रिएक्शन जो अपने आप होता है, नेचुरली होता है, ठीक है, उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस उसको बोलते हैं जिसको आपको बार बार कराने के लिए एक्सटर्नल ड्राइव देना पड़ता है, तो डेट इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे देखिए KSP का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये जब ब्रेक होगा तो ये ऐसे इसको दे दीजिएगा, तो ये इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू आ गया S² इक्वल्स टू KSP, तो S का वैल्यू क्या हो जाएगा, √² 6.4 इंटू 10⁻⁻⁵। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा।
चलिए 3 मार्क्स क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ पे दिया है कॉमन एन इफेक्ट। देखिए यहाँ पे कॉमन एन इफेक्ट का डेफिनेशन आप इस तरीके से लिख सकते हो और इसको एग्जांपल के थ्रू आप ऐसे दिखा सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3COOH, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसका सॉल्यूशन बना हुआ है तो ये इसके अंदर जाके टूट के कुछ इस तरीके से देगा। अब आप इसके अंदर क्या मिला रहे हैं, आप इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मिला रहे हैं और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, HCl है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में एक कॉमन आयन है और इस कॉमन आयन के होने के चलते जो ये पहले डिसोसिएट हो रहा था, इसका जो डिसोसिएशन होगा वो डिक्रीज होने लगेगा। इसी को हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। देखिए VBT में आपको क्या करना है कि VBT को किसने दिया उसको आपको यहाँ पे लिख देना है और साथ ही साथ VBT के जो भी पॉइंट्स हैं उसको आप यहाँ पे इस तरीके से मेंशन करना है। तो VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनने के क्राइटेरिया को बताया गया है, जिसमें आपको क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है और ओवरलैपिंग होने के क्राइटेरिया बताया गया है कि वहाँ पे जो एटम ऑर्बिटल्स होते हैं एटम के अंदर, उसके अंदर क्या होने चाहिए, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होना तभी जाके वो पेयरिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ से आप VBT आप इस तरीके से दे सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो देखिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी कंपाउंड के अंदर एक ही मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है, इसी को हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन। जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर है, तो कॉपर देखिए यहाँ +1 ऑक्सीडेशन है, यहाँ +2 है और यहाँ पे 0 है। तो इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसका रिडक्शन भी हो रहा है। और आप अगर लिखना चाहें तो ये भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब टूटता है तो ये कुछ इस तरीके से बनाता है, तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, -1, ये -2 और ये 0। तो इसमें आप देखिएगा क्या कि एक एटम जो है एटलीस्ट 3 टाइप्स के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो कि यहाँ पे आपको मेंशन किया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करता है और खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। उसी को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। तो वो जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। जैसे आपके पास है H2SO4, तो H2SO4 जब भी आएगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। KMnO4 देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये सारे के सारे जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे Kp = प्रूफ करने हैं Kc × RT का पावर ΔNg। तो आपको एक गैसियस रिएक्शन लेना है, वहाँ से आप क्या कर लोगे, Kp का एक्सप्रेशन लिख लोगे और यहाँ से Pv = nRT से पार्शियल प्रेशर का एक्सप्रेशन लिखोगे और पार्शियल प्रेशर का एक्सप्रेशन लिख के आप Kp के एक्सप्रेशन में इस वैल्यू को पुट कर दोगे और जब वैल्यू को पुट करोगे तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला Kc हो जाएगा और ये RT, और इन दोनों को हम लोग मान लेते हैं ΔNg। तो इस तरीके से आप इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में होता क्या है कि जब ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको आप सॉल्यूशन के वाटर के अंदर जब डिजॉल्व करते हो तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं और इनके सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे ये 2 तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो 100% डिसोसिएट होते हैं, जो 100% डिसोसिएट होते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसका 1 होता है। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं, जितने भी सॉल्ट हैं, सारे के सारे जो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है <100% होता है या <1 होता है। जैसे कि आपके पास HCN है, एसिटिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड है, ये सारे जो है ये आपके हैं, कैल्शियम जो है हाइड्रो ऑक्साइड है, ये सारे जो हैं ये आपके क्या है, दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या लिखा गया, Cu, ठीक है। CaOH होल ट्वाइस भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो ये आपके जो एग्जांपल्स हैं ये। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखो। तो देखो यहाँ पे ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, तो यहाँ पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 2 तरीके के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा और सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो फर्स्ट होगा और उसके बाद क्या होगा जी, सेकंड। तो ये अपने को ध्यान रखना।
अब देखिए प्यूरिफिकेशन के कुछ कॉमन टेक्निक्स आपको लिखने थे, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, ठीक है। अब इसमें आपको हर एक को क्या करना है, अच्छे तरीके से डिफाइन कर देना है। क्रिस्टलाइजेशन के कंडीशंस को भी आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन कर देना है। डिस्टिलेशन को भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो ये बात बोलिए 27 में इस रिएक्शंस को बैलेंस करना ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड से। तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर उनके चेंज निकाल के उससे अप्रोप्रिएट क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करके आप आसानी से उसको क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप एन फैक्टर के हिसाब से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सल्फ़र का। तो देखिए यहाँ पे आप सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालते हैं तो यहाँ पे इसका -2 आ गया। यहाँ पे H2SO4 में आप दिखाओगे तो +6 हो गया। और यहाँ पे अगर आप निकालते हो तो यहाँ पे जब आप निकालते हो तो यहाँ पे भी आपका देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, 2 है तो ये आपका क्या हो गया, 2x हो गया। और आपके पास क्या है, अब देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स बना के इसको करने चाहिए। तो ये O- है, ये S डबल बॉन्ड O है, ये S डबल बॉन्ड O है, O है और ये S डबल बॉन्ड O है और ये ऐसा। तो यहाँ पे पेरोक्साइड है। तो देखिए इस पेरोक्साइड में आप देख रहे हैं कि 6 जो है 6 कार्बन -2 शो कर रहा है और 2 कार्बन -1 शो करेगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा +6, ठीक है। अब आइए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस किया गया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ जगह पे फेल हो गया। तो वैसे केस में आपको एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट क्या था, हाइब्रिडाइजेशन था। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशंस के डेफिनेशंस लिख देने और उसके आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से कंडीशंस को लिख देना है। और कंडीशंस लिखने के बाद आप उसके टाइप्स को भी क्या करोगे, डिस्कस करोगे। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। इसके टाइप SP होते हैं, SP2 होते हैं, SP3 होते हैं, ठीक है, SP3D होते हैं, SP3D2 होते हैं। तो इन सारे टाइप्स को आपको 1 बाय 1 करके स्ट्रक्चर के साथ आपको लिखने होंगे, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है, एक लोब बड़ा होता है और एक लोब छोटा होता है। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके सबको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से लिख सकते हैं और यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आप इस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए बेंजीन जो है, बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। और इसमें सल्फोनेशन होता है, इसमें आपको हैलोजिनेशन होता है, नाइट्रेशन होता है, इसमें आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है। तो इन सारे रिएक्शंस को आप 1 बाय 1 करके यहाँ पे क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारे जो हैं यहाँ पे मार्कोनी कप्स और एंटी मार्कोनी कप्स। अब मार्कोनी कप्स और एंटी मार्कोनी कप्स आप जानते हो कि ये यूज होते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए, ठीक है। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम लोग यहाँ पे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड करते हैं। तो मार्कोनी कप्स रूल में जो नेगेटिव पार्ट है वो उस जगह पे अटैच होता है, जिस डबल बॉन्ड पे अटैच होता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है, और एंटी मार्कोनी कप्स में इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। अबॉव प्रिंसिपल के बारे में बताना। तो देखिए अबॉव जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, और इसका मेन हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन के फिलिंग में एनर्जी डिसाइड करने के लिए। और वहाँ पे हम डिसाइड करते हैं लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी आप कैसे भरेगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू आता है N+L रूल, और इसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में आपको क्या बोला गया कि अगर मान लीजिए कोई एक ऑर्बिटल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके लिए अगर आप क्वांटम नंबर का सेट बनाओगे तो क्वांटम नंबर के सेट में कोई ना कोई डिफरेंस आ जाएगा, ना चारों के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होता है। तो ये पॉइंट होन्स रूल में आपको पेयरिंग के रूल्स को बताए गए हैं कि अगर आपके पास कोई ऑर्बिटल्स हैं तो उस ऑर्बिटल्स में अगर आपको इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है तो पहले सब में 1-1 करके भरना है और फिर बाद में उसको पेयरिंग ऐसे करना है। तो ये आपका पॉली एक्सक्लूजन, ये होन्स रूल आपको फिलिंग को बताता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया फाउंडेशन के पेपर को। ओके, थैंक यू।